नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो पर एक नजर डाल रहे हैं एक समीक्षा के जरिए। जी हाँ। और ये समीक्षा इस किताब के आप कह सकते हैं उन बुनियादी विचारों को फिर से सामने लाती है जो आज भी काफी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा से ये समझना कि आखिर ये किताब सफलता और धन के बारे में क्या सिखाती है और क्यों ये लगभग 100 साल बाद भी इतनी अहम मानी जाती है। सही बात है। समीक्षा हमें बताती है कि इसकी नींव हिल के बहुत लंबे शोध पर आधारित है। करीब 500 सफल लोगों पर 25 साल का अध्ययन। 25 साल काफी लंबा समय है और समीक्षा इस किताब के जो मूल विचार है उस पर काफी जोर देती है ना, कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत तय करती है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा में हिल का वो सार वाक्य भी है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहें और उस पर पूरी निष्ठा और स्पष्ट सोच के साथ काम करें तो आप उसे पा सकते हैं। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या समीक्षा ये बताती है कि इसमें क्या खास है? सिर्फ चाहने भर से नहीं, यहीं पर बात आती है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि एक धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए, जिसे हिल ने बर्निंग डिजायर कहा है। ये उनके 13 सिद्धांतों में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, धधकती हुई इच्छा मतलब एक जुनून। हाँ, एक तरह का जुनून। समीक्षा के मुताबिक हिल मानते थे कि यही तीव्र इच्छा बाकी सभी चीजों को, बाकी सिद्धांतों को ऊर्जा देती है। दिलचस्प। तो ये सिर्फ चाहना नहीं बल्कि उसे पाने का एक गहरा जज्बा है। फिर अगला सिद्धांत आता है आस्था यानी फेथ। समीक्षा में इसके बारे में क्या कहा गया है? हाँ, आस्था। समीक्षा मानती है कि ये आजकल शायद थोड़ा मुश्किल लगे। हाँ, आजकल के माहौल में खुद पर या लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखना थोड़ा मुश्किल तो है। बिल्कुल, लेकिन हिल का कहना था कि ये जरूरी है। खुद पर और अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा, क्योंकि शक जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। समीक्षा ये भी बताती है कि हिल ने इसे सिर्फ उम्मीद नहीं माना, तो फिर क्या, बल्कि एक मानसिक स्थिति बताया जिसे हमें विकसित करना पड़ता है, खासकर तब जब नतीजे फौरन न दिख रहे हों। तो ये एक तरह का सक्रिय मानसिक अभ्यास है। यानी सिर्फ सोचना नहीं, उसे गहराई से महसूस करना। अच्छा, और फिर आती है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये बस एक टू डू लिस्ट बनाने जैसा है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। समीक्षा इसे इच्छा और हकीकत के बीच का पुल कहती है। इसमें ठोस व्यवहारिक कदम शामिल होते हैं। ठीक है। लेकिन एक और जरूरी बात जो समीक्षा उजागर करती है वो ये कि हिल के अनुसार योजनाएं थोड़ी लचीली होनी चाहिए। अच्छा, मतलब पत्थर की लकीर नहीं। हाँ बिल्कुल। और अगर योजना काम ना करे तो असफल होने पर उन्हें बदलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। ये बात अहम है। और फिर उस योजना पर टिके रहने के लिए आता है लगातार प्रयास, परसिस्टेंस। जी। समीक्षा के मुताबिक हिल ने इसे सिर्फ जिद नहीं कहा, तो फिर बल्कि असफलताओं के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने का एक पक्का इरादा। लेकिन क्या इसकी कोई सीमा है? कब तक? समीक्षा इस पर कुछ कहती है? समीक्षा इस बात को छूती है कि हिल के अनुसार लगातार प्रयास का मतलब आंख बंद करके एक ही रास्ते पर चलते जाना नहीं है। अच्छा। बल्कि जो फीडबैक मिल रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं, उनके आधार पर अपनी रणनीति को बेहतर बनाते हुए डटे रहना है। तो ये जिद और समझदारी का एक मिश्रण है। समझ गया। अच्छा, इन मुख्य सिद्धांतों के अलावा समीक्षा में विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का भी जिक्र है। इसमें क्या खास बात है? हाँ, समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि हिल सामान्य ज्ञान की बजाय किसी खास क्षेत्र के गहरे विशेष ज्ञान पर जोर देते थे। ठीक है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात समीक्षा के अनुसार हिल का फोकस ज्ञान को इकट्ठा करने से ज्यादा उसे इस्तेमाल करने पर था। मतलब ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है जब तक उसे लागू ना किया जाए। बिल्कुल। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे किसी निश्चित योजना के तहत किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसमें हमारे दिमाग की भूमिका भी काफी बड़ी लगती है। समीक्षा में आत्म संकेत, ऑटो सजेशन और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की बात कैसे की गई है, ये मुझे हमेशा थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। समीक्षा इसे रहस्यमयी नहीं बल्कि एक मानसिक तकनीक की तरह पेश करती है। इनका मानना था कि हम अपने अवचेतन मन को एक तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम कैसे? सकारात्मक विचारों को भावनाओं के साथ पूरी शिद्दत से बार बार दोहरा कर। समीक्षा बताती है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये अपने गहरे विश्वासों को बदलने का एक सचेत प्रयास है।
ताकि हमारा अवचेतन मन भी हमारे लक्ष्यों की दिशा में ही काम करे, अनजाने में भी। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने अंदरूनी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जैसा है ना? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। समीक्षा में हिल का वो कथन भी है, सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो उसे सोचते हैं, चाहते हैं और उसके लिए काम करते हैं। समीक्षा के हिसाब से ये आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है? समीक्षा कहती है कि ये बात आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि इरादे, विश्वास और लगातार काम करने का नतीजा है। समीक्षा के अनुसार यही वजह है कि ये किताब आज भी उद्यमियों के लिए, छात्रों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, एक गाइड की तरह काम करती है। तो संक्षेप में कहें तो समीक्षा इस किताब को सिर्फ अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं मानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक पूरा मानसिक और व्यवहारिक ढांचा मानती है जिससे कोई भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। एकदम सही। समीक्षा का निचोड़ यही है कि हमारी सफलता बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अंदरूनी विचारों, हमारे विश्वास और हमारे कामों पर निर्भर करती है। एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। किताब में छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस का भी जिक्र है। समीक्षा ने इसे कैसे समझाया है? क्या ये कोई रहस्यमयी शक्ति है? समीक्षा इसे हिल्की की भाषा में अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ने का एक माध्यम बताती है। ये तब विकसित होती है जब कोई व्यक्ति पहले बताए गए सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेता है। महारत हासिल करने पर? हाँ, इसे आप सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान की चरम सीमा कह सकते हैं। समीक्षा इसे पूरी तरह रहस्यमयी मानने के बजाय गहरे अनुभव और सिद्धांतों के लगातार अभ्यास का नतीजा बताती है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक है, योजना और मेहनत तो है ही, पर क्या सफलता में इस विकसित अंतर्ज्ञान का भी कोई अनदेखा हाथ हो सकता है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है कि अनुभव और सिद्धांतों के पर महारत हासिल करने के बाद क्या वाकई ऐसी कोई समझ विकसित होती है जो हमें गाइड करती है। विचार करने लायक बात है।